हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम। आपको पता है हमारा एग्रीगेट डिमांड हो चुका है, लगभग 50% हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। लेकिन आज इसको मैं एक बार स्टार्टिंग से दोबारा सारा रिवाइज करा रही हूँ, क्योंकि डायग्राम मैंने आपको नेक्स्ट डे समझाया था, तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद कहीं थोड़ी बहुत कोई कन्फ्यूज़न ना हो गई हो आपके बीच में, आपके क्वेश्चन को समझने में। तो एक बार दोबारा से आज हम अपना पूरा एग्रीगेट डिमांड करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट। टॉपिक का नाम हम सबको पता ही है कि हमारे टॉपिक का नाम क्या है, एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट। अब एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग क्या होता है, उसकी मेन डेफिनेशन देखते हैं। एग्रीगेट डिमांड रेफर टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस which all the sector of an economy are planning to buy at a given level of income during the period of one accounting year। तो एक बार ध्यान से समझिए, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस। सबसे पहली बात क्या है, टोटल वैल्यू किसकी, गुड्स की। ओके, सेकंड इसने क्या बोला है कि ये क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस। और ये जो फाइनल गुड्स एंड सर्विस है वो कौन किस पर है, आपके सारे सेक्टरों पर है, यानी कि सभी सेक्टर की बात कर रहा है ये। साथ साथ क्या करता है, इकोनॉमी आर प्लानिंग, ये क्या है, सारा प्लान वर्क है, कोई भी एक्चुअल नहीं है। जैसे हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर के रिगार्डिंग या अपनी चीज़ों के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, प्लानिंग वर्क कर रहे हैं। टू बाय एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम, कि अगर कोई इंसान खरीद रहा है तो उसका कोई ना कोई एक इनकम लेवल होगा, ताकि वो चीज़ों को क्या कर सके, उनकी डिमांड कर सके। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द वन अकाउंटिंग ईयर, एक साल के दौरान में। तो इसको और अच्छे समझने के लिए हम इसको अपोजिट लेके चलते हैं कि एक साल के अंदर अंदर, ठीक है, एक साल के अंदर इन अ वन ईयर, और अपनी किस पर, अपनी इनकम के हिसाब से वो क्या करते हैं, प्लान करते हैं। कौन, सेक्टर्स, जितने भी सेक्टर हैं, ठीक है, वो क्या कर सकें, चीज़ों की डिमांड कर सकें। तो इसकी डेफिनेशन समझने में आसानी हो जाएगी। एक साल के दौरान में अपनी इनकम को ध्यान में रखते हुए जब वो प्लान करते हैं, कौन, सारे सेक्टर जब ये प्लानिंग करते हैं कि भाई उन्हें किसी चीज़ की कितनी डिमांड करनी है, तो वो क्या कहलाता है, एग्रीगेट डिमांड। ओके, अब इसमें एग्रीगेट डिमांड को मैंने एक सिंपल से वर्ड्स में बताया था कि भाई अगर कोई इंसान 100 रुपये उसकी इनकम है और 80 रुपये का कुछ खरीद रहा है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, 80 रुपये खर्च कर रहा है। खर्च कर रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये दो वर्ड हम ले रहे हैं कि डिमांड और एक्सपेंडिचर। ओके, हम ये जो दो वर्ड ले रहे हैं, डिमांड और एक्सपेंडिचर, ये एक्चुअल में दोनों अलग वर्ड नहीं हैं, ये दोनों क्या हैं, सेम वर्ड्स। यानी कि अगर हम एग्रीगेट डिमांड की बात करें तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बात एक ही कहलाएगी। एग्रीगेट डिमांड मीन्स टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, दोनों का मतलब एक ही होता है। ओके, अब मैंने बताया एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर होता है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के बराबर होता है, और डिमांड एक्सपेंडिचर के बराबर है। और ये जो एक्सपेंडिचर है वो कितने तरह के होते हैं, खर्चे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्लान्ड, एक होते हैं एक्चुअल। कुछ ऐसे खर्चे जिनके प्लान का मतलब मैं इसको प्लानिंग से भी ले सकती हूँ कि आपने क्या करा है, प्लानिंग कर रहे हैं या आप आगे इनको खर्च करेंगे। तो जो सोचे हुए खर्चे रहते हैं, जैसे मैं अगर ये कहूँ कि भाई मुझे गाड़ी लेनी है, तो मैं भी सोच रही हूँ, ज़रूरत तो नहीं कि मैं ले ही लूँ, ठीक है, तो ये क्या है, प्लानिंग। और एक्चुअल का मतलब कि सच में वो गाड़ी ले ली गई है। तो प्लानिंग, इसमें हम कौन से खर्चों की बात करते हैं, प्लानिंग के खर्चों की बात करते हैं, ना कि एक्चुअल खर्चों की बात करते हैं। ओके, तो इसमें हम अपने प्लान की बात करते हैं, ना कि एक्चुअल की। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें कंपोनेंट्स और कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। इन्हीं को हम डिटरमिनेंट भी कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपोनेंट्स की, बात एक ही है। कंपोनेंट डिमांड का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर आपने इसके अंदर आप किन किन चीज़ों को इंक्लूड कर रहे हैं। तो इसमें मेन क्या क्या आता है हमारे पास, सी आई जी एक्स माइनस एम। यानी कि अगर हम फॉर्मूला लिखें, एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। यहाँ पर ये जो सी है वो इंडिकेट किसको करता है, आपके कंजप्शन को। आई इंडिकेट करता है किसको, आपने कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। जी का मतलब गवर्नमेंट सेक्टर, और एक्स माइनस एम का मतलब नेट एक्सपोर्ट। ओके, तो इसमें चारों सेक्टर जब हमारे पास आ जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अपना एग्रीगेट डिमांड। चारों सेक्टरों की टोटल करने के बाद जो आती है उसे क्या कहते हैं, एग्रीगेट डिमांड।
क्यों? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? मैक्रो पढ़ रहे हैं। मैक्रो का मतलब ही क्या होता है? टोटल। तो जब आप सबकी डिमांड के बारे में बात करेंगे तब वो क्या बनेगी? एग्रीगेट डिमांड। उसके बाद शेड्यूल, क्योंकि आप लोगों का ज़्यादातर क्वेश्चन रहता है कि जी हम डायग्राम बनाएंगे तो हर बार हमें एक नया शेड्यूल याद करना पड़ेगा। तो बेटा एक शेड्यूल है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। हमने 11th में भी यही करा था कि हमने एक शेड्यूल याद करा था और उसी के बेसिस पर चाहे तो आप इनको पॉइंट आउट करके बनाइए, चाहे सिंपल डायरेक्ट फॉर्म में बना दीजिए। आपके डायग्राम की शेप भी सही आएगी और आपका डायग्राम बिल्कुल सही तरीके से बनेगा भी। एक्सप्लेन करते हैं इसको। हमने क्या कहा? वाई किसको रिप्रेजेंट करता है? इनकम को। सी रिप्रेजेंट करता है आपकी कंजप्शन को। आई रिप्रेजेंट करता है किसको? इन्वेस्टमेंट को। और एग्रीगेट डिमांड हम जो फॉर्मूला ले रहे हैं वो किसको ले रहे हैं? सी प्लस आई। एग्रीगेट डिमांड जब हम टोटल लेते हैं तो होता है एग्रीगेट डिमांड में हम चारों सेक्टर को ले रहे हैं। और मैंने स्टार्टिंग वाले जो क्लास थी उसमें बताया था कि हमारी जो इकोनॉमी है वो दो तरह की है, ओपन और क्लोज। ओपन का मतलब खुली हुई और क्लोज का मतलब बंद। तो जब हम डायग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम कौन से लेंगे? क्लोज लेंगे। यानी कि अपने अपने एरिया की, या मैं सिंपल बात कहूँ तो हम कौन सी इकोनॉमी ले रहे हैं? अपने 2 सेक्टर इकोनॉमी ले रहे हैं। ओके, हम 2 सेक्टर इकोनॉमी के बेस पर अपने डायग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सी एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 सेक्टर में? सी प्लस आई, क्योंकि 2 सेक्टर इकोनॉमी में 2 ही होते हैं। कंजप्शन, एक आपका हाउस होल्ड सेक्टर होता है, एक आपका इन्वेस्टमेंट सेक्टर। और हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है? कंजप्शन। और आपका जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो क्या करता है? इन्वेस्टमेंट। ओके, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हम क्या मानेंगे कि हमारी इनकम जो है वो क्या है? कंटिन्यूसली बढ़ रही है। पहले क्या थी इसकी इनकम? 0, तब भी वो कुछ ना कुछ खर्च कर रहा है। वो कितने कर रहा है? 40 रुपये की खर्च कर रहा है। ओके, फिर उसकी इनकम कितनी हो गई? 100। अब वो कितने कंज्यूम कर रहा है? 120। फिर कितनी हो गई है? 200। अब कितने कंज्यूम कर रहा है? 200। यानी कि पहले जब उसकी इनकम नहीं थी वो तब भी खर्चा कर रहा था। तो कहाँ से कर रहा होगा? अपनी प्री सेविंग से पैसे खर्च कर रहा होगा। जब इनकम नहीं होती और तब भी इंसान कुछ ना कुछ खर्चा कर रहा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोनॉमस कंजप्शन। ओके, जब इनकम और एक्सपेंडिचर यानी कि जितने उसके खर्चे थे और उतने ही वो क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है, जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो ये कौन सा हो जाता है हमारे लिए? ब्रेक इवन पॉइंट। फिर उसके बाद अब इनकम क्या हो गई? 300 और अब उसने पैसों को सेव करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि 300 में से वो 280 खर्च कर रहा है तो 20 रुपीज़ क्या कर रहा होगा? वो सेव कर रहा होगा। ऐसे ही 400 में से 360, 500 में से 440, 600 में से 520। और यहाँ पर हमें अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको हमें क्या लेना है? कॉमन लेना है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट कैसे रहेगी आपकी? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का मतलब कि आपकी इन्वेस्टमेंट फिक्स रहेगी, जिसमें आप चेंज नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद एग्रीगेट डिमांड निकालेंगे तो कैसे निकालोगे? सी प्लस आई करके आप अपने एग्रीगेट डिमांड बना सकते हैं। अब जरा डायग्राम देखिए इसका। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका है वाई एक्सिस। यहाँ पर आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जैसे आप इसको अगर दिखाना चाहेंगे 0, 100, 200, तो इस तरह से ये आपका किसको शो करेगा? इनकम को। और यहाँ पर आप अपनी तीनों चीज़ें दिखा रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड भी, इन्वेस्टमेंट भी और कंजप्शन भी। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट दिखाते हैं तो इन्वेस्टमेंट कैसे आ रही है आपकी? बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की तरह। ये क्या बन जाएगी? इन्वेस्टमेंट। स्ट्रेट लाइन क्यों आ रही है? क्योंकि हम अपनी इन्वेस्टमेंट ना तो इंक्रीज कर रहे हैं ना ही डिक्रीज कर रहे हैं। कंजप्शन, यहाँ देखिए कंजप्शन का डायग्राम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 40 से। और अगर आप शेड्यूल साथ में देख सकें तो ये देखिए, जब आपकी इनकम 0 है तब भी आप क्या कर रहे हैं? कुछ ना कुछ पैसे खर्च कर रहे हैं। इसका मतलब 0 से तो स्टार्ट नहीं हो सकता। तो ये क्या होगा? हमेशा हमारे एक पॉइंट ऊपर से स्टार्ट होगा। तो ये क्या हो गई? कंजप्शन। एग्रीगेट डिमांड, एक छोटा सा डिफरेंस देखिए, अगर सी और एडी में आप डिफरेंस देख पाएँ तो एक कॉमन 20-20 का तो डिफरेंस है, यानी कि एक कॉमन गैप है। तो ये जो हमारी एग्रीगेट डिमांड बनेगी वो क्या होगी? पैरेलल लाइन होगी। किसके? सी के। तो एग्रीगेट डिमांड किसके पैरेलल होगी? सी के। क्यों? क्योंकि एक कॉमन गैप के जरिए तो है। ओके, तो इस डायग्राम को मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर आपने अपनी आई भी दिखाई है, सी भी और एग्रीगेट डिमांड भी। ओके, नेक्स्ट हम इसमें करते हैं इसके डायग्राम को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। डायग्राम हमारे पास ये रहा, आई, सी और एग्रीगेट डिमांड। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करते हैं अपने एग्रीगेट डिमांड के। सबसे पहला, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? सी प्लस आई। कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो एग्रीगेट डिमांड आप क्या बताएंगे? हालांकि जब पूरा पूछा जाएगा तो फॉर्मूला क्या होता है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। लेकिन हम जब डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो एग्रीगेट डिमांड हम क्लोज इकोनॉमी को दिखाते हैं और वो क्या दिखाते हैं? सी प्लस आई, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं? 2 सेक्टर इकोनॉमी को हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट इसमें आता है
पॉजिटिव कंजप्शन इवन इनकम लेवल इज जीरो। आपकी कंजप्शन क्या होगी? पॉजिटिव होगी, यानी कि जो सी है ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? पॉजिटिव सेक्शन से स्टार्ट हो रहा है। कब? जबकि इनकम क्या है? जीरो। अगर मैं इस लाइन को बताऊँ, ये क्या है? वाई एक्सिस, और ये क्या है? एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर क्या है? ये जीरो, और यहाँ सारी जगह एक्स क्या है? जीरो, यानी कि इनकम जीरो है। लेकिन तब भी वाई पॉजिटिव पर क्या होती है? हमारी कंजप्शन स्टार्ट हो रही है। यानी कि क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि भले ही किसी इंसान की इनकम जीरो हो, तब भी वो अपनी इनकम का कुछ ना कुछ हिस्सा खर्च करता है, और उस खर्चे को हम क्या कहते हैं? उसकी ऑटोनॉमस कंजप्शन। इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि एक तो पहली चीज़ आप ये बताइए कि क्या कंजप्शन कर्व कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट हो सकता है या नहीं हो सकता? ओके, तो कंजप्शन कर्व कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं स्टार्ट हो सकता? क्योंकि ओरिजिन से स्टार्ट होने का मतलब है कि अगर ज़ीरो इनकम है तो उसके खर्चे भी क्या हो गए? ज़ीरो, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। अगर इनकम ज़ीरो हो सकती है लेकिन कंजप्शन कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। ओके, तो इसलिए कभी भी हमारी कंजप्शन कर्व ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो सकती। नेक्स्ट पॉइंट है स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व। देखो, तीनों स्लोप की अगर बात करूँ मैं, सबसे पहले मैं बात करूँ किसकी? इन्वेस्टमेंट की। तो ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि ये तो बिल्कुल पैरेलल लाइन की तरह चल रही है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हम कह सकते हैं इसको। दूसरा हमारे पास डायग्राम किसका है? सी का। कंजप्शन कर्व हम दिखा रहे हैं। कंजप्शन कर्व कैसे है? देखो, बढ़ रही है, अपवर्ड जा रही है और इंक्रीज हो रही है, यानी कि जैसे जैसे इनकम बढ़ी वैसे वैसे उसकी कंजप्शन भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो ये क्या है? यहाँ यूपी का मतलब क्या है? अपवर्ड। ओके, नॉट ए स्टेट। नेक्स्ट आता है स्लोप ऑफ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। बता दिया कि आपका इन्वेस्टमेंट क्या है? फिक्स है। उसके बाद आता है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ये मैंने बता दिया कि आपकी एग्रीगेट डिमांड, अगर हमारी कंजप्शन कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो सकती, तो एग्रीगेट डिमांड में तो कंजप्शन के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी जुड़ गया, तो वो तो कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं हो सकता। वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा? वाई एक्सिस के पॉइंट से स्टार्ट होगा। ओके, और स्लोप ऑफ एग्रीगेट डिमांड क्या है? पॉजिटिव, और साथ साथ क्या है? अपवर्ड है। ओके, यहाँ तक आज हमने अपना सिर्फ आपका एग्रीगेट डिमांड जो मैंने अब तक कराया था वो मैंने सारा डायग्राम के साथ आपको दोबारा से समझाया है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने मीनिंग एक दिन समझाया है और डायग्राम एक दिन समझाया है, तो कहीं आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो रही हो, इसलिए मैंने पूरा एक साथ बता दिया है। दूसरा, इसे दोबारा बताने के पीछे मेरा पर्पस ये भी था कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ताकि आप इसे बार बार सुने और आपको ये अच्छे से याद हो जाए। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अच्छे से इसको याद करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।